अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ सैयद अरसलान बुखारी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। बच्चों, आज हम पिछले ही उन्वान का तसलसल उसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने जा रहे हैं। आज हमारे पास जो उन्वान है वो है कि पानी में मौजूद हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम कौन से तरीके इख्तियार करते हैं। इसमें टेम्परेरी हार्डनेस को निकालने के तरीके अलग हैं और परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके अलग हैं। जबकि लेक्चर के बिल्कुल एंड पे जाकर हम पढ़ेंगे कि किस तरह हार्डनेस नुकसान देती है इंसान समेत बाकी चीज़ों को। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस टॉपिक को मुकम्मल करते हैं। तो बच्चों, अब आते हैं हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीकों के ऊपर कि हार्डनेस को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले ही आपको एक कुलिया बता देना चाहता हूँ। देखें, हार्डनेस हमने अभी थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है कि हार्डनेस पैदा किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से। यही हमने पढ़ा कि इन दोनों के जो सॉल्ट पानी में हल हो जाते हैं वो पानी के अंदर हार्डनेस पैदा कर देते हैं। अच्छा, अगर हम खत्म करना चाहते हैं हार्डनेस को तो हमें क्या करना चाहिए? खुद सोचिए, हमें क्या करना चाहिए? किसी तरीके से ये जो सॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, उनको किसमें मुंतकिल कर दिया जाए? इनसॉल्यूबल में। तो हार्डनेस जो है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि हार्डनेस पैदा हुई है सॉल्यूबल सॉल्ट्स की वजह से। तो अगर हम इनको वापस इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर मुंतकिल कर देते हैं, यानी सॉल्यूबल सॉल्ट्स के साथ कुछ ऐसा करें कि वो इनसॉल्यूबल के अंदर जो है वो तब्दील हो जाए, तो इसका मतलब है हार्डनेस क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। ये कुलिया अपने दिमाग में बिठाएं। हम जिस भी तरीके से हार्डनेस को ख़त्म करना सीखेंगे, हम यही करेंगे कि हम सॉल्यूबल सॉल्ट्स को किसी ना किसी तरीके से इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स में मुंतकिल कर देंगे, हार्डनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब हार्डनेस की दो अकसाम हैं जो अभी हम पढ़कर आए हैं, तो उन दोनों को ख़त्म करने के तरीके जो हैं वो भी अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ तरीके हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हम कौन से तरीके आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जितने भी हम तरीके पढ़ रहे हैं उनसे हम क्या कर रहे हैं? उनसे हम पानी की हार्डनेस को क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा ये सारे तरीके एक ख़ास अमल कहलाते हैं जिसको हम कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग। चूंकि आप देखें हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हार्ड वाटर के अंदर से हार्डनेस खत्म करेंगे। हार्डनेस खत्म होने का मतलब है कि हार्ड वाटर दोबारा से क्या बन जाएगा? सॉफ्ट वाटर। तो इस अमल का नाम है वाटर सॉफ्टनिंग। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि वाटर सॉफ्टनिंग क्या है, तो हम कहेंगे कि ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने का अमल है। तो जब कभी भी हम पानी में से हार्डनेस खत्म करेंगे, जाहिर है वो पानी सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, और सॉफ्ट पानी बनने का नाम है वाटर सॉफ्टनिंग। तो हम ये सारे तरीके जो पढ़ने जा रहे हैं वो वाटर सॉफ्टनिंग के ऊपर है। बच्चों, पहले नंबर पे आते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के पहले तरीके के ऊपर, जो मैंने अभी गुज़िश्ता ही लेक्चर में आपको बताया है कि उसमें क्या है कि टेम्परेरी हार्डनेस, इसको कहा भी इसलिए जाता है क्योंकि ये पानी को उबालने से, हम सिर्फ पानी को बॉयल करेंगे, पानी को उबालेंगे, तो पानी को बॉयल करने से उसके अंदर से हार्डनेस खत्म हो जाती है। कौन से वाली? टेम्परेरी हार्डनेस। और यहाँ पर इस बात के ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए, हम जो अभी पढ़कर आए हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस की वजह होती है बाइकार्बोनेट्स। और बच्चों, यहाँ पर इस बात को लिखने के पीछे ना मेरा एक खास मकसद है।
कि बाइकार्बोनेट्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम ये तरीके पढ़ रहे होते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करना सीखते हैं और हम चले जाते हैं परमानेंट हार्डनेस की तरफ, जैसे कि अभी हम जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर आकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, उनके जहन में ही नहीं रहता, वो टेम्परेरी हार्डनेस में भी बाइकार्बोनेट्स को पढ़ रहे होते हैं और उनके अंदर परमानेंट हार्डनेस में भी बाइकार्बोनेट्स को पढ़ रहे होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इनको पहले ऊपर लिख लिया करें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो देखते हैं पानी को बॉईल करने से क्या होता है, पानी को उबालने से क्या होता है। याद रखिएगा, जैसे ही हम पानी को बॉईल करते हैं, पानी को उबालते हैं, तो उसमें मौजूद सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो मुंतकिल हो जाते हैं किसके अंदर, इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स के अंदर। यानी हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में मुंतकिल हो जाता है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये कैसे होता है, ये बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरीके से ये बना है। यानी अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे आप देखिए ये है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। अच्छा, हम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, यानी पानी को उबाल रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो ये जो बाइकार्बोनेट है वो टूटता है और टूट के वो कैल्शियम का कार्बोनेट बना देता है, साथ में पानी बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। बच्चों याद कीजिए कि इन्हीं चीजों से मिलकर तो ये बना था। आप देखें, अभी हम गुज़िश्ता ही लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ज़ेरे ज़मीन या पहाड़ों और चट्टानों में मौजूद होता है, जब उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट को बआसानी ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ हम उस पानी को बॉईल करेंगे, उबालेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। बाइकार्बोनेट जो कि सॉल्यूबल था वो इनसॉल्यूबल कार्बोनेट के अंदर तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्डनेस जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए अजीज़ तलबा इसके साथ ए क्यू का लफ्ज़ लिखा होता है क्योंकि ये सॉल्यूबल है, और इसके साथ एस होता है क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। यही मामला मैग्नीशियम के साथ भी होता है। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को देखें जिसकी वजह से हार्डनेस पैदा होती है, जब हम इस पानी को उबालते हैं तो पानी को उबालने से मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट टूटता है और उससे मैग्नीशियम का कार्बोनेट और साथ में पानी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो जाती है। और इस तरह ये जो एक सॉल्यूबल चीज़ थी वो मुंतकिल हो जाती है एक इनसॉल्यूबल चीज़ में, और जब ये सॉल्यूबल चीज़ें जो हल शुदा हैं, जब ये मुंतकिल होती हैं गैर हल शुदा चीज़ों में यानी इनसॉल्यूबल चीज़ों में हल होती हैं, तो इससे हार्डनेस क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि हार्डनेस सॉल्यूबल मिनरल्स की वजह से पैदा होती है। जब ये हल ही नहीं होगा पानी में तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो चीज़ें हमने आपके सामने लिख रखी हैं, ये क्या है, ये था हार्ड वाटर, लेकिन जिस पानी के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं चूंकि ये हल नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब है ये हुआ सॉफ्ट वाटर। तो इस तरह हमने हार्ड वाटर को तब्दील कर दिया सॉफ्ट वाटर में। इस पूरे अमल का नाम है वाटर सॉफ्टनिंग। तो ये पहला तरीका था टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का। टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने का दूसरा तरीका है क्लार्क का तरीका। एक साइंसदान क्लार्क जिन्होंने ये तरीका बताया, उनके मुताबिक टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम ये करेंगे कि हम उसके अंदर, किसके अंदर, हार्ड वाटर के अंदर हम क्या दाखिल कर देंगे, हम उसके अंदर बुझा हुआ चूना,
जिसको केमिस्ट्री की जबान में हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। वो स्लेक्ट लाइम जो है ना, वो हम इसके अंदर सॉल्यूशन की सूरत में दाखिल करेंगे। यानी अगर हम हार्डनेस ख़त्म करना चाहते हैं तो उस हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए हम स्लेक्ट लाइम ला के उसके अंदर डाल देंगे। अब ये स्लेक्ट लाइम क्या चीज़ है? इसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका नाम है, और इसका फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। इसका एक्वस सॉल्यूशन हम बना के उसके अंदर दाखिल करेंगे। इससे क्या होगा? इससे मैंने ऊपर ही बता दिया हुआ है कि सॉल्यूबल सॉल्ट्स इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स के अंदर तब्दील हो जाएंगे। बच्चों ये काम अब कैसे होगा जरा देखिए। अब टेम्परेरी हार्डनेस हम पढ़ रहे हैं, तो टेम्परेरी हार्डनेस की मेन वजह क्या होती है? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, यही होता है, ये हल हुआ होता है। इसकी वजह से ही क्या होती है? टेम्परेरी हार्डनेस पैदा होती है। हम लाके उसमें क्या डाल देते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन डाल देते हैं। और जैसे ही हम इसका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का, बच्चों इसी को बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम का नाम दिया जाता है, जैसे ही ये डाला जाता है, ये जो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है वो कैल्शियम के कार्बोनेट में तब्दील हो जाता है। तो इससे बन जाता है CaCO3। चूंकि आप देख सकते हैं कि CO3 के 2 यूनिट्स हैं, इसलिए 2 यूनिट ही बनेंगे CaCO3 के। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ OH के 2 रेडिकल हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिलके 2 यूनिट किसके बना देंगे? पानी के बना देंगे। इस पूरे अमल के दौरान हुआ क्या है बच्चों? हुआ ये है कि ये सॉल्यूबल था, लेकिन जैसे ही वो अपने कार्बोनेट की सूरत में आया वो इनसॉल्यूबल हो गया। तो सॉल्यूबल सॉल्ट जब इनसॉल्यूबल चीज में जाएगा तो इसका मतलब है हार्डनेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यही मामला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ भी होता है। ये रहा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसके अंदर हमने क्या दाखिल करना है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना उसमें डालना है। और जैसे ही स्लेक्ट लाइम हम उसमें दाखिल करेंगे तो उससे क्या होगा? कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, मैग्नीशियम अपने कार्बोनेट में मुंतकिल हो जाएगा, और चूंकि यहां से 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहां से 2 OH आएंगे तो 2 यूनिट किसके बन जाएंगे? पानी के बन जाएंगे। बिल्कुल ऊपर वाले मसावात की तरह, बिल्कुल ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ये भी पानी में हल नहीं होता और ये भी पानी के अंदर हल नहीं होता। इस तरह पानी में सॉल्यूबल सॉल्ट जो था, जिसकी वजह से हार्डनेस पैदा हुई थी, उसको हमने तब्दील कर लिया इनसॉल्यूबल सॉल्ट में, जिसकी वजह से हार्डनेस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये 2 तरीके हैं टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के। तो पहला तरीका है पानी को सिंपल सादगी से बॉईल करें, उबालें उसको, उससे क्या होगा? सॉल्यूबल सॉल्ट्स इनसॉल्यूबल में तब्दील हो जाएंगे, हार्डनेस खत्म हो जाएगी। और दूसरा तरीका है क्लार्क का तरीका, जिसमें हमने स्लेक्ट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉल्यूशन बना के उसके अंदर डाल देना है, उससे भी हार्डनेस क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये तो 2 तरीके थे टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करने के। अब हम आते हैं परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने की तरफ। तो देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस किस तरीके से खत्म होती है। एक बात बच्चों आपने जहन में रखनी है सबने, कि परमानेंट हार्डनेस को खत्म करना टेम्परेरी हार्डनेस के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल काम है। वो हमने पढ़ लिया कि बड़े आराम से हम उसको पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं तो हार्डनेस खत्म हो जाती है। ये पानी को बॉईल करने से भी ये हार्डनेस जो है वो खत्म नहीं होती। लेकिन पहले वजह, जैसे उसमें हमने ऊपर लिख लिया था कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये बाइकार्बोनेट्स की वजह से नहीं होता। ये किसकी वजह से होता है? सल्फेट्स
और क्लोराइड्स की वजह से होता है। तो परमानेंट हार्डनेस की जो वजूहात है वो है सल्फेट्स और क्लोराइड्स की मौजूदगी। अब देखते हैं कि इनको हम किन तरीकों से जो है वो खत्म कर सकते हैं। तो इसमें हम जो पहला तरीका पढ़ेंगे वो है, हम इसके अंदर वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, वॉशिंग सोडा डालेंगे इसमें। वॉशिंग सोडा इसके अंदर हम डालेंगे। बच्चों, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। ये दो हालतों में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला है Na2CO3। ये दो हालतों में पाया जाता है। एक इसकी हालत है हाइड्रेटेड फॉर्म, एक है इसकी एनहाइड्रस फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की सूरत में, और एनहाइड्रस का मतलब है कि इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। अगर ये, मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर ये हमें पानी के बगैर मिले, जैसे Na2CO3, ये बगैर पानी के मिल रहा है, इसमें कोई पानी हमें नजर नहीं आ रहा है, ये है इसकी एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस हालत का मतलब होता है बगैर पानी के। एक उसकी है हाइड्रेटेड हालत, जिसमें उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ चुके हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की सूरत में। और याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की सूरत में। लेकिन यहां पर जो हम तरीका कर रहे हैं, उस तरीके में हम इसको इस्तेमाल करेंगे एनहाइड्रस फॉर्म में, यानी बगैर पानी के। तो हम सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, किसके अंदर? पानी के अंदर एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, और उसको लाके डालेंगे टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर, और इससे हम देखेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब ऐसा क्या होता है कि परमानेंट हार्डनेस, ऐसा क्या होता है कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो इसके डालने से खत्म हो जाती है? आप रिएक्शन देखें। परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या है? कैल्शियम का सल्फेट या कैल्शियम का क्लोराइड। बच्चों याद रखिएगा, कैल्शियम का क्लोराइड तो अच्छे तरीके से पानी में हल हो जाता है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट इतने अच्छे तरीके से पानी के अंदर हल नहीं होता। लेकिन जितना भी वो हल हुआ होता है, उसकी वजह से हार्डनेस पैदा हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, इसके अंदर भी हम सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे, और यही रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ भी करवा सकते हैं। और वो मैं आपके लिए एक टास्क छोड़ता हूं कि आपने इसको करवाना है। मैं आपको तरीका समझाता हूं कैल्शियम के साथ, हूबहू उस तरह की प्रैक्टिस आपने मैग्नीशियम के साथ भी कर लेनी है। तो ये जैसे ही इसका रिएक्शन होता है तो हमें नजर आता है कि यहां पे बन जाता है Na2SO4। आप देख सकते हैं कि ये Na सोडियम जो है वो SO4 के साथ मिलेगा, और साथ में कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर हमारी किताब में इसके साथ AQ का लिखा हुआ लफ्ज, ये तो फिर सॉल्यूबल चीज बन गई है, इसकी वजह से तो फिर हार्डनेस पैदा हो जाएगी। नहीं, हमने पढ़ा था कि हार्डनेस पैदा होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से, जबकि ये है सोडियम का सॉल्ट। ये पानी में हल भी हो जाए तो ये हार्डनेस जो है वो पैदा नहीं करेगा। अलबत्ता इसकी वजह से, जो कैल्शियम सल्फेट की वजह से जो हार्डनेस पैदा हुई हुई थी, वो खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो बना है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया है। इसकी वजह से हार्डनेस हो नहीं सकती। ये है कैल्शियम का सॉल्ट, तवक्को की जा सकती है कि इसकी वजह से हार्डनेस पैदा होगी, लेकिन चूंकि वो पानी में हल नहीं हो रहा, इसलिए वो हार्डनेस पैदा नहीं करेगा। बच्चों, इसी तरह का रिएक्शन यहां पर भी हमें नजर आता है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और सोडियम जो है वो आपस में मिलेंगे,
2 यूनिट सोडियम क्लोराइड के बन जाएंगे और 1 यूनिट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और चूंकि ये भी हल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से भी हार्डनेस पैदा नहीं होगी। तो आप देखें, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट को हमने उसके अंदर डाला है एक्वस सॉल्यूशन की सूरत में, तो ये भी दोनों का एक्वस सॉल्यूशन ही बना के हमें डालना पड़ेगा उसके अंदर। तो जैसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन बना के हार्ड वाटर में, जो कि है परमानेंट हार्ड वाटर, हम दाखिल करेंगे, इनका रिएक्शन होगा, सॉल्यूबल सॉल्ट्स जिनकी वजह से हार्डनेस पैदा हुई थी वो तब्दील हो जाएंगे इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स, और चूंकि ये इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स हैं इनकी वजह से हार्डनेस पैदा नहीं होगी। तो ये था पहला तरीका परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने का। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ कि परमानेंट हार्डनेस को खत्म करने का दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल। अब इस चीज को आपने गौर से सुनना और समझना है। तो सोडियम जियोलाइट का हम इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, अब ये सोडियम जियोलाइट क्या है, इसको समझने से पहले जियोलाइट को समझें। सोडियम जियोलाइट को समझने से पहले आप जियोलाइट को समझें कि जियोलाइट क्या है। बच्चों, जियोलाइट जो होता है ना, ये एक सॉल्ट है जो आम तौर पर ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। बच्चों, इनको कहा जाता है कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। इनको कहते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। बच्चों, ये एल्यूमिनो सिलिकेट क्या चीज है? ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके अंदर एल्यूमिनियम भी होता है, जिनके अंदर सिलिकॉन भी होता है और इनके अंदर ऑक्सीजन भी होता है। इस तरह के बहुत सारे और कंपाउंड्स जो हैं वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स की सूरत में जमीन के नीचे पाए जाते हैं। तो ये आप कह लीजिए कि बड़े ही कॉम्प्लेक्स किस्म के सॉल्ट्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट, और जियोलाइट इन्हीं के अंदर आता है। अब आप गौर करो कि एल्यूमिनो सिलिकेट है और सिर्फ एल्यूमिनो सिलिकेट नहीं है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है। सोडियम जियोलाइट का मतलब है साथ सोडियम लगा हुआ है। ये बिल्कुल उसी तरह की, मैं आपको मिसाल देता हूं कि जिस तरह आप कहते हैं हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं सल्फेट्स। अब सल्फेट्स कौन से सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ क्या लगा होता है? SO4। अब अगर इसके साथ सोडियम लग जाएगा तो ये होगा सोडियम सल्फेट, और अगर इसके साथ कैल्शियम लग जाएगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और अगर इसके साथ मैग्नीशियम लग जाएगा तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह जियोलाइट भी सॉल्ट्स की एक किस्म है, उसके साथ जौन सा मेटल जुड़ जाएगा उसका नाम साथ लग जाएगा। अगर इसके साथ सोडियम जुड़ रहा है तो ये सोडियम जियोलाइट होगा, और अगर इसके साथ कैल्शियम जुड़ जाता है तो वो कैल्शियम का जियोलाइट कहलाएगा। अब सोडियम जियोलाइट क्या है? मैंने आपको सिर्फ जियोलाइट बता दिया, साथ मैंने ये बता दिया जब उसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम जियोलाइट। असल में सोडियम जियोलाइट के बारे में याद रखिएगा बच्चों कि ये एक रेजिन है। केमिस्ट्री और बायो के अंदर रेजिन्स का हम बड़ा किरदार जो है वो पढ़ते हैं। बिलखसूस अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो पौधों के जिस्मों में कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं और उन केमिकल्स को हम रेजिन्स का नाम देते हैं। तो ये भी एक रेजिन है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है। बहुत सारे रेजिन्स ऐसे भी होते हैं जो कि कुदरती नहीं पाए जाते, बल्कि वो क्या होते हैं? आर्टिफिशियली, यानी मसनूई तौर पर उनको पैदा किया जाता है। अगर हम जियोलाइट्स की बात करें तो जियोलाइट्स के अंदर दोनों चीजें आती हैं। जियोलाइट्स के अंदर कुदरती जियोलाइट्स भी आते हैं, मसनूई जियोलाइट्स भी आते हैं। कुल मिला के जो कुदरती, तो मैं पहले यहां पे लिख दूं कि ये इसका कुदरती रेजिन है, और याद रखिएगा जियोलाइट्स के अंदर कुल मिला के तकरीबन 40 कुदरती
रेजिन्स जो हैं वो देखे गए हैं, जबकि जियोलाइट्स की टोटल मिकदार, कुल मिकदार एक सर्वे के मुताबिक 234 है। तो 234 में से 40 ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर पाए गए हैं, बाकी सब को हमने मसनूई तौर पर बनाया है। तो याद रखिएगा, जियोलाइट एक सॉल्ट है, सॉल्ट की किस्म है, जैसे सल्फेट्स हैं, जैसे कार्बोनेट्स हैं, जैसे बाइकार्बोनेट्स हैं। जब उस जियोलाइट के साथ आके सोडियम जुड़ जाएगा तो वो बन जाएगा सोडियम जियोलाइट। जियोलाइट का मैंने आपको बता दिया कि ये एल्यूमिनोसिलिकेट के रेजिन्स हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट सॉल्ट्स हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो रेजिन्स पाए जाते हैं वो रेजिन्स कौन है? जियोलाइट। और उनकी कुल मिकदार भी मैंने आपको बता दी है, कुदरती भी बता दी है और मसनूई भी बता दी है। तो बच्चों अब ये हमने बात की है कि सोडियम जियोलाइट क्या है? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, और इसको सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी किताबों में लिखा जाता है। और इसका जो एक जनरल फॉर्मूला बनता है वो है NaAlSiO3 होल ट्वाइस। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो सोडियम आ गया, एल्यूमिनो सिलिकेट या एल्यूमिनियम सिलिकेट, मतलब इनमें एल्यूमिनियम भी पाया जाएगा, सिलिकॉन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो ये बड़े सॉल्ट्स हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। इनके अब आगे से क्या पाए जाते हैं? रेजिन्स। इनके रेजिन्स का नाम है जियोलाइट्स। अब वो कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और मसनूई तौर पे भी पाए जाते हैं। उसमें से एक कुदरती तौर पे पाया जाने वाला जियोलाइट है सोडियम जियोलाइट। बच्चों सोडियम जियोलाइट का जो फॉर्मूला है वो है Na2Al2SI3O10.2H2O। तो ये खासा बड़ा एक फार्मूला है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सोडियम जियोलाइट का फार्मूला है। लेकिन चूंकि जाहिर है कि ये फार्मूला बहुत मुश्किल होता है और तमाम तुलबा और तालिबात को ये याद रखने में मसला होता है, इसलिए किताब ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे Na2 लिखकर आगे जियोलाइट को लिख दिया है। तो ये आप समझिए कि ये वाला जो हिस्सा होगा बच्चों, ये वाला जो हिस्सा होगा वो होगा जियोलाइट। ये वाला हिस्सा क्या होगा? जियोलाइट। और उसके साथ कौन जुड़ गया है? सोडियम। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जियोलाइट्स असल में एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की आगे से मिसाल है। तो ये रहा एल्यूमिनियम सिलिकेट, चूंकि साथ सोडियम जुड़ गया तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम जियोलाइट। इसके और भी मुख्तलिफ नाम होते हैं, लेकिन सोडियम जियोलाइट जो है वही इसमें ठीक रहेगा। अब सोडियम जियोलाइट किसके तौर पर काम करता है, ये बात बड़ी अहम है पढ़ने वाली। तो हम देखते हैं कि सोडियम जियोलाइट, जिसको हम यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए लेकर आए हैं, वो किसके तौर पे काम करेगा? याद रखिए, वो काम करेगा आयन एक्सचेंजर के तौर पे काम करेगा। वो काम करेगा आयन एक्सचेंजर के तौर पर, यानी वो अपना आयन किसी दूसरे के साथ क्या कर देगा? चेंज कर देगा, एक्सचेंज कर देगा, उसको तब्दील कर देगा और एक दूसरे के साथ अपने आयन्स को उनका बदलाव कर लेंगे। देखते हैं किस तरीके से। जब आप इसको रिएक्शन को समझोगे तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि सोडियम जियोलाइट किस लिए और किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो अब देखिए, ये है सोडियम जियोलाइट जो हमने इस्तेमाल किया। अच्छा, सोडियम जियोलाइट किस में लाके डालना है? उस सॉल्यूशन पे लाके डालना है जिसके ऊपर हमें शुबा है कि उसमें परमानेंट हार्डनेस पाई जाती है। अच्छा, अब परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम सल्फेट की वजह से, या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, या कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, या मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। यही हमने पढ़ा है कि या सल्फेट्स होंगे या क्लोराइड्स होंगे। अच्छा, अब सोडियम जियोलाइट किस तरह काम करता है?
ये यहाँ पे काम करेगा आयन एक्सचेंजर के तौर पे। क्या होगा कि सोडियम जियोलाइट अपना ये जियोलाइट वाला हिस्सा, ये हिस्सा यहाँ पर क्या कर लेगा, तब्दील कर लेगा, उसका बदलाव हो जाएगा। यानी कैल्शियम जो होगा वो सोडियम की जगह पर चला जाएगा और सोडियम किसकी जगह पे चला जाएगा, कैल्शियम की जगह पे चला जाएगा। इस तरह यहाँ पे चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी और इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे अमल को हम नाम देते हैं कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट किस हवाले से है जी? क्योंकि आपको साफ नजर आ रहा है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ अदल बदल हो रही हैं। अच्छा, रिएक्शन देखेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह है। होता क्या है कि सोडियम यहां से निकल जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो अपना जियोलाइट बना देता है और सोडियम कैल्शियम की जगह पर आ जाता है और उसके नतीजे में क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट हम मान लेते हैं कि ये तो डिसॉल्व, ये तो हल हो जाएगा पानी में, ये सॉल्यूबल है, लेकिन इसकी वजह से हार्डनेस जो है वो पैदा नहीं होती है। लेकिन कैल्शियम जियोलाइट की अगर हम बात करें तो ये पानी में हल नहीं होता, इनसॉल्यूबल होता है, इसलिए हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये इस तरह आयन एक्सचेंज करता है। और आप देखें, एक आयन एक्सचेंज नहीं हुआ, एक का अदल बदल नहीं हुआ, दो का हुआ है कि सोडियम जो है वो निकल के कैल्शियम की जगह पे चला गया है और कैल्शियम किसकी जगह पर आ गया है, सोडियम की जगह पर आ गया। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यूं इसके अंदर से परमानेंट हार्डनेस क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसी तरह का रिएक्शन हम मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी करके देख सकते हैं। तो हम सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि मैंने ऊपर भी दोनों जगहों पे कैल्शियम के ही सॉल्ट्स इस्तेमाल कर लिए थे, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको मैग्नीशियम की भी दे रहा हूं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास परमानेंट हार्डनेस पैदा हुई थी मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से, ठीक है। तो हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, सोडियम जियोलाइट। तो सोडियम जियोलाइट कैसे काम करेगा, ये काम करेगा एक आयन एक्सचेंजर के तौर पे, मैग्नीशियम का जियोलाइट बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, यानी Na2SO4 बन जाएगा। तो ये मामला होता है। इस तरीके से ये सोडियम जियोलाइट जो है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था, मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो वाला नहीं जो आप बाब नंबर 10 में पढ़कर आए हैं, वो वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है। मैं कॉम्प्लेक्स कह रहा हूँ क्योंकि इसका काफ़ी लंबा चौड़ा एक फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, मैं उस लिहाज से इसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम दे रहा हूँ कि ये एक बड़ा पेचीदा किस्म का सॉल्ट था। उसने आयन एक्सचेंज कर लिए और पानी में मौजूद परमानेंट हार्डनेस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, वो कहेंगे कि सर बात ठीक है, हमें समझ आ गई है कि परमानेंट हार्डनेस इस तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन सर सोडियम जियोलाइट जिसको इतनी मेहनत से लेकर आए, उसको लाके यहाँ पे ऐड किया और ये सारा अमल चलाया, तो सर सोडियम जियोलाइट तो ज़ाया हो गया। सोडियम जियोलाइट ज़ाया नहीं होता। अब ये जो हमारे पास ये वाला, ये आपके पास दोनों चीज़ें इकट्ठी पड़ी होंगी, ऐसा ही है, ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर इकट्ठी पड़ी हुई हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, सोडियम सल्फेट। ये तो पानी में हल हो गए हैं ना, तो ये पानी में हल हो गए, ये दोनों पानी में हल नहीं होते। तो जब ये हल नहीं होते, तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो सॉल्ट्स हैं, एक हल हो गया पानी में, एक नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ उसको हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगले ही लम्हे में हम इनकी फिल्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, इसकी फिल्ट्रेशन करके हम इसको अलहदा कर लेंगे। जब इसको अलहदा करेंगे तो इसको अलहदा करके क्या करेंगे, इसको अलहदा करके हम इसको
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल देंगे, किसके? NaCl के, सोडियम क्लोराइड के। तो जरा देखिएगा हम करने क्या लगे हैं। मेरे पास था कैल्शियम का जियोलाइट, जो मैंने यहां से फिल्ट्रेशन करके अलहदा किया और मैंने उसको डाल दिया किसके अंदर? NaCl के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में। ये डिल्यूट सोल्यूशन नहीं बनाना, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना, यानी इसकी मिकदार बहुत ज्यादा रखनी है। और जैसे ही हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन NaCl, सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में से गुजारते हैं, दोबारा से बदलाव हो जाता है। आयंस फिर से एक दूसरे के साथ बदलाव करते हैं, दोबारा यहां से सोडियम जियोलाइट बन जाता है, और कैल्शियम जो है वो किस में आ जाता है? अपने क्लोराइड के अंदर आ जाता है। अगर हम मसावात को तवाजुन में लेकर आए तो चूंकि Na2 हैं तो मैं यहां पे 2 लगाऊंगा तो पूरी के पूरी मसावात क्या हो जाएगी? मतवाजन हो जाएगी। इस तरह हमने सोडियम जियोलाइट को फिर से हासिल कर लिया। तो ये तरीके हैं किसको ख़त्म करने के? ये 2 तरीके हमने टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के पढ़े, और ये 2 तरीके हमने परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के पढ़े हैं। ये सवाल हार्डनेस को ख़त्म करने के तरीके, टेम्परेरी हार्डनेस के और परमानेंट हार्डनेस के, ये सवाल अलग अलग कई एक मरतबा बोर्ड के पेपर में इंशाइया तर्ज की सूरत में आ चुका हुआ है, और आपको ये सारी तफसील वहाँ पर लिखना बेहद ज़रूरी है ताकि हम पूरे नंबर ले सकें। इसके साथ ही हमारा ये वाला हिस्सा टॉपिक का कि हार्डनेस को ख़त्म करना, ये हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं इस टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ कि हार्ड वाटर के नुकसानात क्या हैं। तो बच्चों मैं आपको इसके नुकसानात बताता हूं कि इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहली बात, इंसानी सेहत पे। बच्चों इंसानी सेहत पर इसके कोई बहुत ख़तरनाक हद तक असरात जो हैं वो पैदा नहीं होते। इसके सिर्फ इस हद तक नुकसानात हैं कि इंसान के मैदे की कुछ ख़राबी पैदा होती है जो कि वक्ती तौर पर होती है। उसके बाद अगर ये पानी हम मुसलसल पी भी रहे हैं तो फिर भी हमें कुछ नहीं होता, थोड़ा सा 1-2 दफ़ा मसला होता है, उसके बाद मामला ठीक रहते हैं। हमारे ही मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में लोग हार्ड वाटर पी रहे हैं और उनको ऐसा, इससे कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी जो है इंसानी जिस्म में पैदा नहीं हो सकती। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सनतों में है। आपको भी पता है बच्चों कि एक सनत जब चलती है, एक इंडस्ट्री जब चलती है, तो उस इंडस्ट्री में हमें बहुत सारी जगहों पे पानी को इस्तेमाल करना पड़ता है, बिलखसूस पानी गर्म करके इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत हैकल काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो साख्तें बनी होती हैं जिनको बॉयलर्स कहा जाता है। उन बॉयलर्स में हज़ारों लाखों गैलन जो होते हैं पानी के, वो उसमें एक वक्त में आ सकते हैं, और उसको इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है क्योंकि हमें गर्म पानी या स्टीम की ज़रूरत होती है, तो वो बॉयलर जो हैं वो वहाँ पे चल रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर उस बॉयलर के अंदर हम हार्ड वाटर दाखिल कर देते हैं, और बिलखसूस अगर टेम्परेरी हार्ड वाटर हमने दाखिल कर दिया, तो जब वो बॉयलर काम करेगा तो उस बॉयलर के काम करने की वजह से उसमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक गर्म होगा, बॉयल होगा, और बॉयल होने से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट्स टूट टूट के किस में मुंतकिल हो जाएंगे? कार्बोनेट्स में। अब ये कार्बोनेट्स चूंकि पानी में हल तो होते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पहले तो ऊपर ऊपर, बाद में जब इनका वज़न बढ़ जाता है तो ये नीचे बैठने लग जाते हैं। चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट जब एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो ये एक बड़ी ठोस चीज़ बन जाएगी। आप यूँ समझ लीजिए कि बॉयलर्स के अंदर दोबारा से वो चट्टानों वाली चीज़ें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कहाँ पर होती हैं? पत्थरों और चट्टानों में होती हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि बॉयलर के नीचे जो है वो तह इकट्ठी होती रहेंगी, किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की। याद रखिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पे ठोस चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ना, जो लेयर्स बनेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की, उनको कहा जाता है बॉयलर स्केल्स।
और याद रखिएगा ये बॉयलर स्केल्स बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि इससे शुरू में तो बॉयलर जो है वो ज़्यादा फ्यूल लेता है, क्योंकि जाहिर है कि उसमें इतना सारा ठोस इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो उसकी कारकर्दगी पे काफ़ी असरात होंगे, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वो फिर ज़्यादा फ्यूल लेगा, जब वो ज़्यादा फ्यूल लेगा तो इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। लेकिन जो इसका ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है कि अगर इसकी ज़्यादा मिकदार वहाँ पर इकट्ठी हो गई है, तो एक वक्त आता है कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि जो एक बॉयलर है वो फट जाता है, और बॉयलर के फटने से इर्द गिर्द जितने भी लोग या जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं उनको बहुत नुकसान होता है। इसकी मिसालें हमें गुज़िश्ता एतवार में हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं, ख़बरों में सुनते हैं कि फ़लाँ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक बॉयलर फट गया और उसके बॉयलर के फटने से इतने लोगों को नुकसान हुआ या इतनी चीज़ों को नुकसान हुआ। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक इंडस्ट्री ऐसी चल रही है, एक फैक्ट्री ऐसी चल रही है जिसके बॉयलर के अंदर बेतहाशा टॉक्सिक चीज़ें पाई जा रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो ब्लास्ट करता है तो उससे जितनी भी टॉक्सिक गैसें निकलेंगी या जितने भी माया निकलेगा वहाँ से, वो सारा ही इर्द गिर्द की चीज़ों को नुकसान पहुँचाएगा। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमें इंडिया की एक रियासत भोपाल के अंदर नज़र आती है कि जहाँ पर एक फैक्ट्री जो कि खाद बनाने वाली फैक्ट्री थी, एक छोटे से कस्बे के अंदर वो बनाई गई थी, और जब उसका बॉयलर फटा तो उसके अंदर से इतनी सारी गैसें निकलीं ख़तरनाक किस्म की कि उसने हज़ारों की तादाद में जानवर और सैकड़ों की तादाद में इंसानों को जान से मार दिया था। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि बॉयलर के फटने के पीछे बहुत बड़ी वजह बॉयलर स्केल्स का इकट्ठे हो जाना है। और बॉयलर स्केल कब इकट्ठा होता है कि अगर हम हार्ड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे पानी को बॉयल करने से वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स बन बन के नीचे बैठते रहेंगे, और एक वक्त आएगा जब वो इंतहाई ठोस हालत हो जाएगी, और उसी को हम बॉयलर स्केल का नाम देते हैं। तीसरा इसका नुकसान क्या है हार्ड वाटर का, कि हार्ड वाटर चूँकि साबुन के साथ ज़्यादा झाग नहीं बनाता, वो साबुन और डिटर्जेंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है। याद रखिएगा बच्चों कि अगर हम अपने घरों में कपड़े वगैरह धो रहे हैं, अपने घरों को धो रहे हैं, फर्श धो रहे हैं, और वहाँ पर हम हार्ड वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो जितना भी डिटर्जेंट वहाँ पे यूज़ होगा वो ज़्यादातर ज़ाया ही होगा। तो ये इसके चंद एक नुकसानात हैं। इंसानी सेहत के ऊपर इसके कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म के असरात मरतब नहीं होते हैं। ज़्यादा इसके नुकसानात ये हैं कि ये साबुन और डिटर्जेंट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल कर जाता है, जिससे वो ज़ाया होते हैं। दूसरा नुकसान ये है कि ये इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर स्केल्स बना देता है। बॉयलर स्केल्स की तादाद अगर बढ़ जाए तो उसके बढ़ने की वजह से एक वक्त आता है कि जो बॉयलर है वो फट जाता है, जिससे ना सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि मुआशी तौर पे भी फैक्ट्री को काफ़ी नुकसान होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि हार्डनेस को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। 2 तरीके टेम्परेरी हार्डनेस के और 2 तरीके परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के हमने तफसील के साथ पढ़ ली हैं। जी, तो बच्चों ये था आज का उन्वान जिसमें हमने पढ़ा कि टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म करने के भी 2 तरीके हैं और परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के भी 2 तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि इंशाइया तर्ज़ के सवालात की सूरत में ये सवाल कई एक मरतबा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।